सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी बन के आए हैं लोग, बन के आए हैं लोग। शिव की माला जपते जपते हो गई मैं शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। सांसों की माला पे सांसों की शिव का नाम। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं, संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानूं और सबके मन की ना, अपने मन की मैं जानूं सबके मन की ना। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों की हाल चाल है। 10 शिव जी मेरे अंतर्यामी, शिव जी मेरे स्वामी, शिव जी मेरे स्वामी। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। सांसों की माला पे सांसों की सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर बच्चों। हम तो आलू की तरह हैं। ओके गुनन। वेरी गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग माही, गुड मॉर्निंग स्माइल, गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग रजनीश। सर जी आज सुबह क्लास क्यों है? सुबह क्लास इसलिए है कि शाम को क्लास हो नहीं सकती थी, इसलिए सुबह क्लास ले लीजिए, इसलिए सुबह क्लास ले ली। अरे सुनो ध्यान से, कल हमने एक एमटीपी वाला एमसीक्यूज किया था ना, तो उसका आंसर वैसे मैंने करेक्शन करके वो उसमें डाल दिया। आपके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है वो 19,000 सही है। कल मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, उसके अंदर उसने टू व्हीलर जो है वो 25 सीसी तक का दिया हुआ है। तो अगर कोई टू व्हीलर या थ्री व्हीलर अगर 25 सीसी तक का होता है तो वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, और मोटर व्हीकल की डेफिनेशन जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखी हुई है। तो वो मोटर व्हीकल में कवर ही नहीं होगा तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो 9,000 तो मोटर व्हीकल वाले वो थे, और 10,000 वो था जो हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया था, फिर हमने पेमेंट कर दी थी तो उस आईटीसी को री अवेल करना था हमें। तो 10,000 वाला वो था और 9,000 वाला वो था, तो 19,000 रुपए का आईटीसी बिल्कुल करेक्ट वहां पे आंसर दिया हुआ था।
ठीक है, तो वो 19,000 करेक्ट आंसर है। और कंप्यूटर वाले केस में आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया, तो वहां पर आईटीसी वैसे ही नहीं मिलेगा जी उसको। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे इधर आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, तो आज वाली क्लास में आपका जो मई 25 का पेपर इस बार आया था, ठीक है, तो मई 25 के पेपर में जो बैलेंस क्वेश्चन थे एक बार फटाफट से उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मई 25 का पहला क्वेश्चन तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था ना, मेरे को याद आ रहा है मई 25 का आई थिंक पहला क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो मई 25 का पहला क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, तो आओ जी एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर आना कि मई 25 में जो क्वेश्चन बना था दूसरा वो कौन सा क्वेश्चन था जी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अजय, पहली बात तो वो इंडिविजुअल है, ठीक है ना, इंडिविजुअल है। अजय ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल अबाउट द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय हिम इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो पहली बात तो वो इंडिविजुअल है, और दूसरी बात वो जुलाई 2024 की बात कर रहा है, तो जुलाई के महीने की बात कर रहा है, बस ये पर ध्यान दो। अब वो कह रहे हैं ही सोल्ड 3000 यूनिट ऑफ गुड्स टू वेलनेस फार्मा एट द 400 ईच under section 206C1H of Income Tax Act 1961, he is required to collect TCS of 2000 from Wellness Pharma Limited. He included 2000 as TCS in tax invoice issued by the party. पहले तो एक बात मेरे को बताओ, एक बात चेक करते हैं इसमें हमें निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में निकालना है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन विच मिस्टर अजय शेल पे जीएसटी सुटेबल नोट्स एंड एजम्पशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब आप एजम्पशन ले सकते हो, ऑल द अमाउंट जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो हमने वैल्यूएशन वाले चैप्टर में साफ साफ डिस्कस किया था कि टीसीएस को हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। अब जब टीसीएस को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते तो टीसीएस को तो यहां से बाहर निकाल दो। अब टीसीएस को बाहर निकाल दूंगा तो 2000 हमारे किसी काम का नहीं है, तो 400 रुपए ईच है, 3000 यूनिट आपने सेल की हैं, तो 12 लाख रुपए की यहां पर वैल्यू निकल के आ रही है। गलती से भी टीसीएस को इंक्लूड मत कर देना, क्योंकि टीसीएस वैल्यू का पार्टी नहीं बनता, ठीक है। तो टीसीएस को हमने यहां से बाहर निकाल दिया। अब अगले पॉइंट पर वो कह रहा है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट विद स्टेट गवर्नमेंट ही सोल्ड 1000 यूनिट ऑफ गुड्स, यूनिट प्राइस जो है वो 400 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब वो बेच कितने का है, 200 रुपए पर यूनिट टू फैमिली ऑफ द इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बैलेंस जो 200 रुपए है विल बी पेड बाय हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज सब्सिडी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, टोटल प्राइस जो है वो 400 रुपए का है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप 200 रुपए का बेच दो, हम तुम्हें 200 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। अब जब हम तुम्हें 200 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे तो सब्सिडी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है तो क्या उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, आंसर इज नो, इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो जो 200 रुपए की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई 1000, यहां पर 2 लाख रुपए की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट से सब्सिडी है उसको हम यहां पे कवर नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या एक बच्चा कह रहा है सर टीसीएस इंक्लूडेड है, कहां पे इंक्लूडेड है भाई, कहां इंक्लूडेड है? अरे वो कह रहा है इनवॉइस में है नालायक, ही इंक्लूडेड एस टीसीएस इन द टैक्स इनवॉइस, उसने टैक्स इनवॉइस में इंक्लूड किया, इस वाली वैल्यू में इंक्लूड नहीं है। वो कह रहा है टैक्स इनवॉइस में इंक्लूड किया, तो अगर वो इस वैल्यू में इंक्लूड होता तो बाहर निकालते ना, वो वैल्यू में थोड़ा है, वो तो टैक्स इनवॉइस के अंदर उसने मेंशन किया। तो टैक्स इनवॉइस में मेंशन करने से गवर्नमेंट करी हम उस पर जीएसटी नहीं लेंगे, हम जीएसटी जो लेंगे वो टीसीएस को हटा के लेंगे। तो बैलेंस जो वैल्यू है उस पर हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट नंबर 3 देखना। अब वो कह रहा है इशू किया क्रेडिट नोट, ध्यान रखना, क्रेडिट नोट अगर इशू किया तो पहली बात क्या है कि वैल्यू ज्यादा थी, वैल्यू को कम करना है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है वैल्यू को कम करना है। जहां पर वैल्यू को कम करना है उस केस में क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तुम्हें ये बात पता है। तो उसने क्रेडिट नोट इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया वर्थ 1.5 लाख रुपए का इशू किया, नेट ऑफ जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी नहीं है, एज डिस्काउंट टू इट्स रजिस्टर्ड डीलर
हु परचेज मोर देन 5000 यूनिट बिटवीन अक्टूबर 23 से दिसंबर 23 अंडर फेस्टिवल बोनांजा स्कीम डिक्लेयर ऑन 1 अक्टूबर 23 द अबव डिस्काउंट वाज प्रोवाइडेड इनवॉइस वाइज विद ए कंडीशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द रजिस्टर्ड डीलर। याद करो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, याद करो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब अगर मैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की बात करूंगा तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम वैल्यू के अंदर माइनस करते हैं, और आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी जो होता है वो इनवॉइस के अंदर मेंशन होता है, और उसमें आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ता है, और वो इनवॉइस के अंदर मेंशन भी होता है। अब वो कह रहा है रिवर्सल वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड है और इनवॉइस के अंदर मेंशन भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के टाइम पर मैंने कहा भी था कि हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले इनवॉइस कट चुका होगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 1.5 लाख रुपए का यहां पर आपके सामने क्रेडिट नोट की बात हो रही है, तो भैया 1.5 लाख रुपए क्रेडिट नोट है, डिस्काउंट है, इसको क्या करोगे वैल्यू से हटा दोगे, तो 1.5 लाख रुपए को हम यहां से माइनस करके चलेंगे, क्योंकि डिस्काउंट वाली कैटेगरी में आ रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 1.5 लाख रुपए को आप यहां से वैल्यू से हटा के चलोगे, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की, हमें यहां पे माइनस करना है। अगले पॉइंट पर आओ जी, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू ओल्ड एज होम फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख रुपए, नॉर्मल सेल वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है संवेदना and NGO registered under section 12AA of income tax act 1961 gave him a subsidy of 30,000 to acknowledge his service to elderly people living in the old age home। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, नॉन, वैसे याद करो गवर्नमेंट वाली सब्सिडी को हम ऐड नहीं करते, बट नॉन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी को हम ऐड करते हैं। अब यहां पर हमें सब्सिडी मिली एनजीओ से, तो एनजीओ संवेदना एक एनजीओ है, उससे हमें सब्सिडी मिल रही है 30,000 रुपए की। अब 30,000 रुपए की सब्सिडी मिली, नॉन गवर्नमेंट से मिली, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, बट वो ऐड तब करते हैं जब उस सब्सिडी का प्राइस जो हो वो लिंक हो। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐड हम तब करते हैं जब वो सब्सिडी प्राइस से लिंक हो। अब एक बार चेक करना, क्या ये सब्सिडी प्राइस से लिंक है? क्या ये सब्सिडी कहीं से भी प्राइस से लिंक है? आंसर इज नो। अब जब ये सब्सिडी प्राइस से लिंक ही नहीं है, ये तो लमसम सब्सिडी है। अब अगर ये लमसम सब्सिडी है तो वो कह रहा है हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं एक्नॉलेज, आपकी सर्विस को एक्नॉलेज करने की वजह से दे रहे हैं, मतलब प्राइस से लिंक नहीं है। और जब प्राइस से लिंक ही नहीं है तो गलती से 30,000 रुपए को ऐड मत कर देना। यहां पर वैल्यू जो बनेगी वो 1 लाख रुपए की ही वैल्यू बनेगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो यहां पर 1 लाख रुपए की ही वैल्यू बनेगी, इसके ऊपर की वैल्यू यहां पर नहीं बनेगी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, आफ्टर एनालिसिस ऑफ सेल रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ही डिसाइड टू गिव डिस्काउंट 1% शॉपकीपर हुज टोटल परचेज एक्सीड 25 लाख ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग जून 24। टोटल डिस्काउंट गिव टू सच शॉपकीपर जो है वो 1,30,000 रुपए का है। बताओ क्या ये डिस्काउंट माइनस करेंगे? क्या ये डिस्काउंट माइनस करेंगे? याद है हमने रेगुलर बैच में किया था सेकेंडरी डिस्काउंट, याद करो हमने रेगुलर बैच में एक सेकेंडरी डिस्काउंट किया था। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो मुझे पहले से पता ही नहीं है। अब ऐसा डिस्काउंट जो मुझे पहले से पता ही नहीं है, जो नोन ही नहीं है, उसको हम वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे। अब ये डिस्काउंट वो कह रहा है कि ही डिसाइडेड टू गिव डिस्काउंट ऑफ 1% टू शॉपकीपर हुज टोटल सेल एक्सीड 25 लाख, मतलब आफ्टर एनालिसिस ऑफ सेल रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। मतलब पहले से नहीं पता था जी, पहले से नहीं पता था। अब सोच के बोला पहले से नहीं पता था, बट अचानक से बाद में पता लगा। तो अगर अचानक से बाद में पता लगा तो वो तो सेकेंडरी डिस्काउंट हो गया ना। तो अगर वो सेकेंडरी डिस्काउंट हो गया तो उसको हम वैल्यू में कवर नहीं करेंगे, इसको यहां से हटा दोगे, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये पर ध्यान। सर अगर 20 क्या कह रहे हो, अगर 20 में 1 लाख इंक्लूड होता, मतलब कौन से वाला पॉइंट? सर आज के क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? बेटे अब सारी पढ़ी हुई थोड़ा आएंगी लैंग्वेज, कुछ तो एक पेपर है ना सीए के, सीए के पेपर है ना, प्रोफेशनल पेपर है। अब तुम क्या सोच रहे हो वही टेबल बनी बनाई आ जाएगी? ऐसा नहीं होता ना। आजकल तो एआई बेस्ड पेपर बन रहे हैं। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, आजकल चैट जीपीटी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इंस्टीट्यूट सीधा चैट जीपीटी में क्वेश्चन डालता है, फिर कई बार फिर उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। तो सारी लैंग्वेज पढ़ी हुई नहीं आएगी, बट बिल्कुल सिंपल है। ये वही पॉइंट है जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अलग पढ़ने को मिल रहा है। मेरा पूरा पूरा बाकी रह गया जीएसटी, प्लीज आप गाइड कर दीजिए बच्चे, 30 दिन में पास हो जाने के लिए प्लीज सर।
करण, अब पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। यार रिवीजन क्लास से आप अटेंड कर सकते हो, रिवीजन क्लास से भी देख सकते हो। सर 1 लाख इंक्लूसिव, अब अच्छा मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे अगर 1 लाख इंक्लूसिव, कहाँ पे, वो तो नॉर्मल सेल वैल्यू 2 लाख कह रहे हैं ना। अबे नालायक, वो कह रहा है कि 1 लाख का हमने बेचा है और नॉर्मल सेल वैल्यू जो 2 लाख है, तो 2 लाख वाली आइटम हमने 1 लाख की बेची है। तो अगर मान लो इस 2 लाख में 1 लाख, तो भी हम 1 लाख ही मान के चलते, जो हमारा एक्चुअल कंसिडरेशन है वही हमारा सेल प्राइस बनता। यहाँ पे क्या बोला गवर्नमेंट ने, बोला ना भाई, गवर्नमेंट कह रही है कि 2 लाख का सामान तुम्हें 1 लाख को देना है। अब 2 लाख का सामान 1 लाख में देना है, तो एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो तो 1 लाख है। तो अगर एक्चुअल सेल प्राइस अगर 1 लाख है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही तो वैल्यू मानते हैं। एक बात मेरे को बताओ, एज पर सेक्शन 15(1) किस वैल्यू को वैल्यू मानते हो? ट्रांजैक्शन वैल्यू को। ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे 2 लाख है या 1 लाख है? 1 लाख है। तो जो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को तो वैल्यू मानोगे। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू को वैल्यू मान के चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन, चलो जी। तो अब उसने वैल्यू मुझसे पूछा है, तो एक बार यहां पे आंसर देख लेते हैं। ये क्या हो गया? ये तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं आया यहाँ पे। ओ पै गया स्यापा। 1 मिनट रुको यार। लो जी, लो जी। अब एक बार यहां पे चेक करो। तो यहां पे ये रहा क्वेश्चन, ये जो आंसर जो हमने कल किया था और जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये उसका आंसर है जी। ठीक है जी, जो भी हमने क्वेश्चन किया ना, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, सर अगर 1 लाख में 20,000 पे नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी के इंक्लूड होते तो हटाने पड़ते ना फिर हमें, क्योंकि वो प्राइस से लिंक नहीं है। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे एक बार चेक करो। अब यहां पे देखना जी, ये 12 लाख रुपए पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं जी। ठीक है, ये 2 लाख रुपए, फिर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए क्रेडिट नोट के माइनस करने हैं। फिर यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू ओल्ड एज होम 1 लाख रुपए निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्सिडी जो एनजीओ वाली है वो नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू, क्योंकि वो प्राइस से लिंक ही नहीं है। फिर अगला डिस्काउंट गिवन शॉपकीपर, अब ये डिस्काउंट आपको पहले से पता ही नहीं है, तो इसका मैं कुछ नहीं करना। तो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 13.5 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 13.5 लाख रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन यहां पे देखो, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जी। अब एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पूर्वी लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस provided the following information pertaining to GST paid on inward supply for the month of अगस्त 2024। तो पहली बात अगस्त 2024 की बात करनी है, और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताना क्या जी, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल टू पूर्वी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 24 विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल आइटम इन द टेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी और सीजीएसटी रूल वेयर एवर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन अबव ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। अब एक बार चेक करना है इसमें कहां पे आईटीसी मिलेगा और कहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब बहुत ध्यान से देखना जी। अब सबसे पहला कह रहा है परचेज गुड्स विच आर यूज फॉर एक्टिविटी रिलेटिंग टू हिज ऑब्लिगेशन अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू इन सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो सीएसआर एक्टिविटी वाले केस में अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज है तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक है जी।
याद करो, अब ये CSR एक्टिविटी की बात कर रहा है, उस केस में आईटीसी क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, आईटीसी मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में कोई भी आईटीसी जो है वो आपको यहां पे अलाउड नहीं होगा, तो इस केस में आईटीसी मिलेगा नहीं आपको। अगला, परचेज मटेरियल वर्थ 5,90,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 5 लोट्स, 3 लोट रॉ मटेरियल के 3 लाख रुपए के इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव इन द करंट मंथ एंड रिमेनिंग लोट विल बी रिसीव इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब जो अगले लोट है वो सितंबर के अंदर मिले हैं। अब सारे बच्चे बोलो, लोट वाले केस में क्या होता है, जब लास्ट लोट रिसीव होता है उस टाइम पर आईटीसी मिलता है, और लास्ट लोट कब मिले, सितंबर में, तो अगस्त में तो मिला ही नहीं है ना, तो यहां पे आईटीसी इसका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी आई से हटा दो। अगला, कंपनी पेड फॉर आउटडोर कैटरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द लंच ऑफ इट्स फैक्ट्री एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लंच आवर्स एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सच लंच फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इस केस में आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद करो, आउटडोर कैटरिंग वाले केस में भी आईटीसी ब्लॉक है, और कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी नहीं है। अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, कैटरिंग की सर्विस है, तो आईटीसी यहां पर भी ब्लॉक है, इस केस के अंदर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन तीनों केस में क्रॉस है। अगले पॉइंट पर आओ, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम ओम ट्रेडर्स, all goods and invoice were received by the company in the August 24, but one invoice out of these invoice have not been furnished by the supplier in the statement of outward supply, that is IF। the GST जो है उस इनवॉइस का 50,000 पे है। तो भाई याद करो, ये पॉइंट तुमने पहले भी कई बार किया, भाई जो इनवॉइस मिसिंग है उसको यहां से हटा दो, तो 2 लाख में से 50,000 रुपए का हटा दो, तो बैलेंस बचा 1.5 लाख रुपए, तो आईटीसी जो मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए के बेस पे मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो आईटीसी हमें 1.5 लाख का मिलेगा, इस 50,000 का आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर आओ जी, परचेज मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फर्निश्ड गुड्स, सच फिनिश गुड्स टू बी सोल्ड टू पोटेंशियल कस्टमर अंडर द स्कीम बाय वन गेट वन। आपको मैंने पहले भी कहा था, बाय वन गेट वन कहने को होता है, बाय वन गेट वन कहने को है जब भी हम प्राइस चार्ज करते हैं वो ऑलरेडी उस प्राइस में प्राइस इंक्लूड होता है। तो ये मत कहना कि आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, नहीं, आपने मटेरियल परचेज किया, आप आगे उसको यूज कर रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो इसका यहां पे आईटीसी 1.5 लाख रुपए का आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1.5 लाख रुपए का आईटीसी आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1.5 लाख रुपए का आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख रुपए का यहां पे आईटीसी हो गया, उसके बाद आपका यहां पे 1.5 लाख रुपए का ये हो गया, तो 3 लाख रुपए का आईटीसी मेरे को यहां पर मिलेगा। बस जी, 3 लाख रुपए का आईटीसी मेरे को यहां पर मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे ये रज, तो पहले इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, और ये 1.5 लाख और ये 1.5 लाख, 3 लाख रुपए का मेरे को आईटीसी मिलेगा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। और ये इस बार का ही पेपर है, ये मेरे घर का तो पेपर नहीं है। जब पेपर देने के बाद बच्चे कहते हैं क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन वैसा, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन वो, तो मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से बना हो, जिसने भी बहुत सही ढंग से प्रोविजन पढ़े थे तो वो क्वेश्चन जरूर करके आया है। ठीक है, तो ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि सर क्वेश्चन ही हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, चलो अब एक बार अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, तो आओ जी एक बार चेक करते हैं क्या है जी। अब एक बार अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ सारे के सारे बच्चे। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ। सारे क्वेश्चन सही होते हैं कुंदन, अब सारे क्वेश्चन हमारे मतलब के अकॉर्डिंग नहीं होते ना। बच्चा कह रहा है ये सही था, नालायक। अगले पॉइंट पर आओ, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमाइन वेदर द सर्विस आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। आपको बताना है क्या ये सर्विस टैक्सेबल है या ये सर्विस एग्जम्प्ट है, बस ये बताना है जी। आओ जी, अब एक बार पॉइंट फटाफट से आओ जी। अब वो कह रहे हैं ध्रुव, ध्यान से, ध्रुव प्रिंटिंग प्रेस, ध्रुव प्रिंटिंग प्रेस, ए रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी receive an order of 1.5 लाख रुपए from विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ए प्राइवेट आईटीआई प्रोवाइडिंग कोर्स नोटिफाइड अंडर एप्लीकेशन एक्ट 1961 फॉर प्रिंटिंग ऑफ प्री एग्जामिनेशन आइटम लाइक क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, आंसर बुकलेट रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट। अब याद करो, एग्जामिशन में ना हमने एक सर्विस की थी कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कोई भी सर्विस दी जा रही है, वो सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट है। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, हमने यहां पर ये सर्विस, हमने यहां पर एक एग्जामिनेशन पढ़ी थी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, मैं दोबारा बोलूंगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए
अगर हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कोई भी सर्विस दी थी तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। अब अगर आप चेक करोगे ये सर्विस जो दी जा रही है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए दी जा रही है। और किसको दी जा रही है? विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ए प्राइवेट आईटीआई। तो ये जो सर्विस है ये मतलब इंस्टीट्यूट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसको जो सर्विस दी जा रही है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी एग्जम्प्ट है, इसको यहां से बाहर निकाल दो। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ए रजिस्टर्ड एंटिटी चार्ज 50,000 रुपए पर ईयर एज एफिलिएशन चार्जेस फ्रॉम ए स्कूल रन बाय द धर्मपाल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच गिव एजुकेशन फ्रॉम 1 to class 10। अब एक बात याद करो, हेलो भाई साहब, ओए मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। याद है मैंने कहा था एफिलिएशन की सर्विस एग्जम्प्ट है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो क्या आपको मैंने बताया था कि एजुकेशन की सर्विस एग्जम्प्ट है? एक बार फटाफट से बोल दो मेरा पूरी। बेटे प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं है, ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट। एक बार एग्जामिशन की एंट्री चेक करो, एक बार आके एग्जामिशन की एंट्री चेक करो, वहां पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो ये जो है ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट में कवर है। तो अगर वोकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कवर होते हैं। और मेरे को सारे बच्चे बोला, मैंने कहा था एफिलिएशन, बट वो एफिलिएशन की सर्विस कब एग्जम्प्ट होती है? अगर वो गवर्नमेंट स्कूल को दी जा रही हो। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, वो एग्जम्पशन तब मिलती है अगर वो गवर्नमेंट स्कूल को दी जा रही हो। अब यहां पे सर्विस जो दी जा रही है क्या वो गवर्नमेंट स्कूल को दी जा रही है? नहीं, अब गवर्नमेंट स्कूल को तो नहीं दी जा रही। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल को नहीं दी जा रही तो ये एफिलिएशन की सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स कई बार हम भूल जाते हैं पेपर के अंदर, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एफिलिएशन की सर्विस एग्जम्प्ट है, बट तब अगर गवर्नमेंट स्कूल को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, नहीं तो वो एग्जम्पशन में कवर नहीं है। आगे देखो, वी केयर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड एंटिटी चार्ज 19,500 रुपए 3 दिन के लिए फ्रॉम मिस्टर साहिल हु वाज एडमिटेड इन इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट दैट इज आईसीसीयू ड्यू टू हार्ट अटैक। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जो बंदा आईसीसीयू के अंदर एडमिट है तो उसके अंदर तो कोई रूम की लिमिट ही नहीं होती भाई। वैसे तो 5,000 रुपए रूम की लिमिट होती है, वैसे तो 5,000 रुपए रूम की लिमिट होती है, बट जो बंदा आईसीसीयू के अंदर एडमिट है तो आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, तो उसके इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, तो यहां पे कोई लिमिट नहीं है, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। आगे, सिट केयर हॉस्पिटल ए रजिस्टर्ड एंटिटी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद स्वादिष्ट कैटरर ए रजिस्टर्ड एंटिटी टू सप्लाई ऑफ फूड to inpatient as per advice of doctor nutrition Swadhisht caterers send monthly bill to hospital for the food supplied by them to admitted patient। तो ये सर्विस क्या एग्जम्प्ट है? याद करो मैंने कहा था कि अगर खाने पीने की सर्विस जो अगर इन पेशेंट को दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है, बट अगर वो पेशेंट नहीं है फिर दी जा रही है तो भैया फिर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, फिर वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। अब ये सर्विस किसको दी जा रही है? पेशेंट को दी जा रही है, तो अगर पेशेंट को दी जा रही है तो ये भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एग्जम्प्ट है, बस दूसरा पॉइंट जो है वो टैक्सेबल है, ये वाला पॉइंट, बाकी सारे जो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। और बताओ 5 नंबर क्वेश्चन था जी, ठीक है जी। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो जी। तो पहले विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्वालिफाई एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब ये सर्विस जो है वो दी जा रही है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने से रिलेटेड, तो एग्जम्प्ट है। फिर एफिलिएशन सर्विस बाय स्टेट एजुकेशनल बोर्ड आर एग्जम्प्ट ओनली व्हेन दे आर प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट स्कूल, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल को दी जा रही है तब यहाँ पे एग्जम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल है। उसके बाद देखो यहाँ पे जी आईसीसीयू वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, एग्जम्प्ट है। और फिर इन पेशेंट को अगर सर्विस दी जा रही है तो भी वो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? क्वेश्चन है अगला 5 नंबर का जी, क्वेश्चन है अगला 5 नंबर का। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है जी, मतलब टेक्निकल इन सेंस उनके लिए टेक्निकल है जिन्होंने इंटरेस्ट वाला सेक्शन ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ। ये क्वेश्चन इंटरेस्ट का है, ये क्वेश्चन इंटरेस्ट का है जी। मिस्टर रंजन अवेल आईटीसी 1 लाख रुपए इन जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून, उसने 1 लाख रुपए का आईटीसी अवेल कर लिया, ठीक है। द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जून 24 वॉज नील, जून 24 की लाइबिलिटी नील थी। हिज इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई
ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वॉज 5 लाख, आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख की है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। ही यूटिलाइज द अवेलेबल आईटीसी अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 24, ओके। वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ मिस्टर रंजन फाउंड 22 सितंबर 2024, अच्छा मतलब उसने फाइलिंग जो किया 22 सितंबर 24 को की है, दैट ही रोंगली अवेल आईटीसी 1 लाख रुपए इन द मंथ ऑफ जून 24, ठीक है। He reversed the unutilized amount of wrongly availed ITC standing in credit ledger on 30 सितंबर, उसने रिवर्स किया 30 सितंबर को, and paid the unutilized amount of ITC by cash, ठीक है। The GST रेट 18% है, वो कह रहा है इंटरेस्ट पेबल निकाल दो अंडर एप्लीकेबल जीएसटी लॉ इफ मिस्टर रंजन फाइल, उसने 3B जून की फाइल की 19 जुलाई को, बिल्कुल सही फाइल की, बट ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट जो उसने जुलाई की जीएसटी 3B फाइल किया, फाइल किया 25 अगस्त को, 25 अगस्त को फाइल की है, और ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B जो है 20th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, बट ड्यू डेट फाइलिंग 3B वाज एक्सटेंडेड टू 22 अगस्त फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 24, मतलब ड्यू डेट जो है वो 22 अगस्त को है, उसने फाइल जो किया 25 अगस्त को फाइल की है। पहले एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए का आईटीसी उसने अवेल किया था। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर उसने अवेल किया था, उस आईटीसी को यूज नहीं किया, तो उसको हम रोंगली अवेल्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने वो यूज ही नहीं किया, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर 1 लाख रुपए का आईटीसी है, अवेल कर लिया, और उसमें से उसने मान लो 90,000 पे यूज कर लिया, तो 90,000 पे ही रोंगली अवेल और रोंगली यूटिलाइज माना जाएगा, क्योंकि जो आईटीसी अवेल कर लिया बट उसका पोर्शन अगर यूज नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है वो रोंगली अवेल नहीं है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर यहां पे चेक करोगे वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आ रही है जी, यहां पे निकल के आ रही है 5 लाख, तो 5 लाख की वैल्यू है, जीएसटी का रेट कितने है जी, जीएसटी का रेट 18% है, तो 90,000 रुपए का मेरा जीएसटी है। अब 1 लाख रुपए का आईटीसी, 90,000 रुपए का जीएसटी है, तो आईटीसी जो यूज कर पाएंगे वो 90,000 रुपए कर पाएंगे, 10,000 रुपए आईटीसी हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो 10,000 रुपए तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि 10,000 रुपए का आईटीसी अवेल जरूर किया, बट जब मैंने यूज ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने कहा वो रोंगली अवेल्ड नहीं है, उस पर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ दो। अब बात करो 90,000 रुपए की, 90,000 में आपने आईटीसी यूज कर लिया, तो ये है रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। अब इस पे लगेगा इंटरेस्ट, कब से लगेगा, तो गवर्नमेंट कहती है जब से आपने रोंगली यूटिलाइज किया। अब यूटिलाइज कब मानते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा जब तुमने रिटर्न भरी थी, और जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट थी विच एवर इज अर्लियर जो आएगा, हम वहां मान लेंगे आपने आईटीसी गलत यूज कर लिया। मैं दोबारा बोलूंगा, रोंगली यूज कब मानेंगे, जब आपने रिटर्न भरी, रिटर्न आपने भरी कब है 22, रिटर्न भरी आपने 25 अगस्त को, और ड्यू डेट जो उसने बोला 22 अगस्त है, तो 22 और 25 अर्लियर क्या है 22 अगस्त, तो हम ये मान लेंगे 22 अगस्त को आपने इस आईटीसी को रोंगली यूज किया। अब अपने पेमेंट कब की है, पेमेंट अपने रिवर्सल जो की है वो की है 30 सितंबर को, तो 22 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है जी, मतलब फिर यहां पे 22 अगस्त से 30 सितंबर, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, यहां पे 30, 31, 9 दिन तो ये हो गए, 30 और 9 39 दिन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। यहां पे बात ध्यान दो जी। और आप सब जानते हो आईटीसी वाले केस में पहले 24% इंटरेस्ट हुआ करता था, अब कितने परसेंट है 18%। अब इंटरेस्ट कितने परसेंट है 18%, तो यहां पर क्या करोगे 50,000 नहीं 90,000 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, तो 90,000 का इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा 18% पर एनम, और 39 डिवाइड बाय 365 इतने दिन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। सर एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन कह रहा है आपने 1 लाख रुपए का आईटी से अवेल किया था जून में, ठीक है जी, इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, ठीक है, उसने इस आईटीसी को यूज कर लिया जुलाई वाली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है, फिर उसको पता लगा कि भाई साहब ये रोंगली अवेल्ड है, रोंगली अवेल्ड है। अब रोंगली अवेल्ड है तो इंटरेस्ट लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने कहा जो आईटीसी अवेल है बट उसको यूज नहीं किया, तो वो आईटीसी एज इट इज पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट नहीं है। बट जो आईटीसी अवेल्ड है एंड आपने यूज भी कर लिया, उस पर इंटरेस्ट है।
अब 90,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी बच रही है, 1 लाख रुपए का आईटीसी है, तो 90,000 मैंने यूज किया, तो 90,000 रुपए, मैं दोबारा बोलूंगा, 90,000 रुपए गवर्नमेंट कह रही है वो रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है, तो 90,000 रुपए लगेगा इंटरेस्ट। 90,000 रुपए क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा जी। अब 90,000 रुपए इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 18% पर एनम से, कितने दिन का? रोंगली यूटिलाइज कब मानेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला जब तुमने उस महीने की रिटर्न भरी, और जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट है इसमें से जो अर्लियर है वहां हम मान लेंगे अपने आईटीसी रोंगली यूज कर लिया। अब ड्यू डेट 22 अगस्त है, भरी 25 अगस्त को, अर्लियर क्या 22 अगस्त, तो 22 अगस्त को हम मान लेंगे रोंगली यूज है। तो 22 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक आप देख लो डेज कितने बनते हैं, तो 39 दिन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जी। सर जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है बट इनकम टैक्स में डर लग रहा है। कोई बात नहीं, इनकम टैक्स में आ जाएगा जी। प्रैक्टिस करोगे तो देखो, जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। सर प्रोविजन तुम्हें सारे आते हैं, और एक बात बताऊं, तुम अप्रिशिएट करोगे, क्वेश्चन से प्रोविजन भी क्लैरिफाई होते हैं। क्वेश्चन से ना प्रोविजन भी क्लैरिफाई होते हैं सर। क्वेश्चन करने से फायदे दो होते हैं, तो प्रैक्टिस हो रही है और दूसरा प्रोविजन भी क्लैरिफाई हो रहे हैं अच्छे से। और खाली प्रोविजन पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा जी। ठीक है जी। अब एक बार यहां पे देख लेना, देखो जी, ये 5 लाख का 18% कितना आ गया? 90,000। तो 90,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे, 10,000 रुपए को इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। और यहां पे देखो उस यूज कब मानेंगे, वही ड्यू डेट 22 अगस्त, एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या बनेगा? 22 अगस्त। तो 22 अगस्त से लेके 30 सितंबर 39 दिन, तो 39 दिन का इंटरेस्ट यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा रोंगली अवेलियन यूटिलाइज का। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा तो बता दो जी। ठीक है जी। तो ये पॉइंट यहां पे हमारा निकल के आ रहा है जी। डन जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या कह रहे जी? नेक्स्ट पॉइंट एक बार चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या कह रहे जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट पॉइंट में चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एज लेड इन रूल नंबर 130C ऑफ सीजीएसटी। अब वो ये बात कह रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजन बताओ। मैं आपको बता दूं, जब भी पहली बात 138 जो है वो हमारा ई वे बिल वाला है। अब जब गुड्स की इंस्पेक्शन करते हैं व्हीकल को रोक के, तो गवर्नमेंट कहती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक प्राइमरी रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसमें कौन सा सामान है, और 3 दिन के अंदर आपको फिर फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है इसके रिगार्डिंग जो अपने गुड्स की इंस्पेक्शन की है। तो यहां पर वही लिखा है कि आप प्रोविजन एक्सप्लेन करो इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग। तो नॉर्मली 24 घंटे में एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, फिर 3 दिन के अंदर हमें यहां पे फाइनल रिपोर्ट यहां पे देनी पड़ती है 3 दिन के अंदर। फिर हम अगर फाइनल रिपोर्ट देंगे, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है तो आप टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट आपको रीजन देना पड़ेगा टाइम पीरियड क्यों एक्सटेंड करना है, और ये प्रोसेस जो है फिर अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे कि जो भी आपने गुड्स इंस्पेक्शन की हैं उसमें कौन कौन से गुड्स निकल के आते हैं, वो सारी बातें यहां पे आएंगी जी। तो प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये देखो जी, यहां पे एक बार चेक करते हैं। देखो वही लिखा है कि भैया आपको पहले तो 24 घंटे में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी इंस्पेक्शन की, ठीक है, फिर 3 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 24 घंटे को एक्सटेंड, 24 घंटे 3 दिन को एक्सटेंड भी कर सकते हो। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन गुड्स की बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन एनी कन्वेंस हैज बीन डन ड्यूरिंग ट्रांजिट एट वन प्लेस विद स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर एक बार आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है तो दोबारा से उसी व्हीकल की वेरिफिकेशन नहीं होगी, प्रोवाइडेड अगर कोई टैक्स इवेजन वाला केस नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार, जैसे होता है आपको पता है, मतलब एक नॉर्मली आपने सुना होगा कि अगर एक बार चालान कट जाता है, मतलब पहले तो ये रूल था, मुझे नहीं पता है या नहीं, आप मुझे बताना है या नहीं है भाई, एक बार अगर चालान कट जाता है तो अगले 24 घंटे में दोबारा चालान नहीं कटता, ऐसा होता है कुछ। मतलब मैंने सुना था कि ऐसा होता है कि अगर एक बार चालान कट गया तो अगले 24 घंटे में दोबारा से चालान नहीं कटता, ऐसा कुछ होता है क्या? है सुना कुछ आपने ऐसा कि अगर एक बार चालान कट गया तो अगले 24 घंटे में दोबारा से कोई चालान वालान नहीं कटता, ऐसा कुछ है? मतलब मैंने सुना था,
तो ऐसा ईवी बिल के अंदर है कि अगर एक बार गुड्स की इंस्पेक्शन हो गई है तो दोबारा से उस गुड्स की इंस्पेक्शन नहीं होगी। तो यहां पे वही लिखा है कि अगर एक बार हो गई है तो सेड कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट अगेन इन द अनलेस ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेजन। अगर कोई इवेजन वाली बात है फिर इंस्पेक्शन हो सकती है, नहीं तो एक बार इंस्पेक्शन होने के बाद दोबारा इंस्पेक्शन नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। अरे सेम चलान नहीं होता। अच्छा, मतलब चलान कट सकता है बट सेम चलान नहीं होता। ओके, तो यही पॉइंट गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है कि अगर एक बार हो गया तो दोबारा से कन्वेंस की चेकिंग वेकिंग नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, चेक करो क्या कह रहा है। कह रहा है एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ट्रांसफर दिस। ठीक है, फिर वो कह रहा है कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, पूरी डेफिनेशन डिस्कस एज पर प्रोविजन व्हेन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय इवन इफ नो कंसिडरेशन इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस। भाई साहब 7(1)(c) एक्सप्लेन करके आना यार, बताओ यार। मतलब बच्चा कहता है ना सर सारे प्रैक्टिकल बनेंगे, चेक कर लो। 5, 2, 7 और 10 और 15 नंबर की थ्योरी है। 15 नंबर की प्योर थ्योरी है, प्योर। देख लो यहाँ पे 7(1)(c) एक्सप्लेन करके आना, वो चारों पैरा, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटी से वेल्ड, फिर गुड्स और सर्विस की सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, फिर प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल, फिर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला केस, वो सारा का सारा 7(1)(c) यहां पे एक्सप्लेन करके आना है, चारों पैरा यहां पे लिख के आने, तब जाके नंबर मिलेंगे 5। बताओ क्या दिक्कत है जी? ठीक है जी। उसके बाद देखो अगला कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और भाई साहब सीटीपी और एनआरटीपी का बता दो। लो वैलिडिटी पीरियड बता दो जी, वैलिडेट पीरियड बताओ कितना है, बताओ जी। अब कितना वैलिडिटी पीरियड है याद है वो? जितने दिन का आप बताओगे और 90 दिन का, विच एवर इज अर्लियर, और एक्सटेंशन 90 दिन की और मिल सकती है। तो मैक्सिमम 180 डेज तक जो वैलिडिटी है वो रहती है जो सीटीपी और एनआरटीपी होते हैं जी। अब वही आपको बताना है जी भाई कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड रहेगा। तो नॉर्मल केस में जितने दिन का वो बताएगा, और 90 प्लस में 90 डेज की एक्सटेंशन जो होता है जी। उसके बाद आपको डेफिशिएंसी बतानी है, वैल्यू अर्न्ड व्हाइल वैल्यू एडेड टैक्स व्हाइल लेड इवोल्यूशन। बताओ ये पता क्या पूछ रहे हैं? लिमिटेशन इन ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स लो। क्या भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, बच्चों ने त्राही त्राही मचा रखी है कि पेपर ये आ गया, पेपर वो आ गया। वही बात है ना, हर अटेम्प्ट के बच्चे अपने अपने पेपर को अलग ही कह रहे हैं। कुछ अलग आ गया सर पेपर, हमसे हो ही नहीं पाया, हमारे पल्ले ही नहीं पड़े। अबे नालायक को क्या क्वेश्चन है? ओल्ड आईडीटी की डेफिशिएंसी पूछ रहा है। बताओ मल्टीपल टैक्स थे, कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट होते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके ज्यादा मेंटेन करने होते, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती थी। वो पूछ रहे आपसे, बताओ 3 नंबर के अंदर। मतलब वो कह रहा है कि जब वैल्यू एडिड टैक्स नहीं था उससे पहले क्या डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी पूछ रहा है ओल्ड आईटीसी की भाई, ओल्ड आईटीसी की। जो ओल्ड आईडीटी था ना उसकी डेफिशिएंसी, उसकी लिमिटेशंस हमने लिखी थी, वो पूछ रहा है। याद करो मैंने क्लास में आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। फिर आपको उस टाइम आईटीसी नहीं मिलता था, कैस्केडिंग होता था। भाई स्टेट वालों ने सेंट्रल वालों को आईटीसी नहीं दिया, सेंट्रल वालों ने स्टेट वालों को आईटीसी नहीं दिया, आईटीसी था ही नहीं उस टाइम पर। लो क्वेश्चन सुन लो। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन आ गया थ्योरी का भाई साहब, अगला एक और क्वेश्चन थ्योरी का आ गया। तो मेरे को लग रहा है 20 नंबर की तो भाई साहब थ्योरी है यार, चेक कर लो। 5, 3, 8 तो 10 और 5, 15 और 5 20 नंबर की थ्योरी आ रही है भाई साहब। कह रहा है सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी रिक्वायर दैट ए टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिमूवल ऑफ गुड्स, स्पेसिफाई द सिचुएशन वेयर टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिस्कस प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस एंड डिलीवरी चलान इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन सेमी नॉक्ड एंड डाउन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन कंडीशन और इन बैचेस और लोड्स। पहली बात तो वो कहना चाह रहे हैं कि डिलीवरी चलान कहां कहां पेश होता है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, एक तो डिलीवरी चलान मैंने कहा था लिक्विड गैस वाले केस में डिलीवरी चलान, और जो मूवमेंट सप्लाई से बाहर है वहां पे डिलीवरी चलान की बात होती है, और फिर जो कुछ केस गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी वहां पे डिलीवरी चलान की बात होती है। बट अगर मान लो गुड्स आपके पार्ट्स में जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, लोड्स में जा रहे हैं,
तो पहले क्या करोगे, पहले आप सारे कंसाइनमेंट का इनवॉइस इशू कर दोगे, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट जाएंगी उसमें डिलीवरी चलान करोगे। जैसे मान लो 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर सामान जा रहा है, तो पहले आप उसका इनवॉइस इशू कर दोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। अब जो बाकी 9 इंस्टॉलमेंट जानी है उसमें किसकी बात होगी, डिलीवरी चलान की बात होगी। और हर कंसाइनमेंट डिलीवरी चलान क्या मतलब डिलीवरी चलान अपना कैरी करेगा, और जो भी उसकी सर्टिफाइड कॉपी होगी कि कितना सामान डिलीवर किया जा रहा है वो भी साथ में जाएगा। आप समझ गए। एक तो बताना डिलीवरी चलान कहां कहां, लिक्विड गैस वाले केस में डिलीवरी चलान की बात है, जहां पे क्वांटिटी नॉट नोन है वहां पे डिलीवरी चलान की बात है। फिर जहां पे मूवमेंट सप्लाई से बाहर है वहां पे डिलीवरी चलान की बात है। पर अगर गुड्स नोक और सेमी नोक्ड फॉर्म में जा रहा है, मतलब पार्ट्स में जा रहा है, लोड्स में जा रहा है, तो पहले पूरा इनवॉइस इशू कर दोगे। फिर जब उसके इंस्टॉलमेंट जाएंगी उस टाइम पर डिलीवरी चलान जो है इशू किया जाएगा। बस ये पता नहीं। तो ये पॉइंट यहां पे आपका निकल के आ रहा है। तो एक बार देखो जी, ये तो पहले तो उसने 7(1)(c) पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वही एक्सप्लेन करना है 5 नंबर आपके। देखो जी, फिर वो सर्टिफिकेट पीरियड स्पेसिफाइड और 90 डेज विच एवर अर्लियर, फिर एक्सटेंशन जो मिलेगी वो 90 दिन की मिलेगी। फिर देखो डेफिशिएंसी क्या है। अब डेफिशिएंसी की वही डबल टैक्स, ठीक है, कैस्केडिंग, फिर वही अपना क्रेडिट और सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल आपको मिलता ही नहीं था। सिंगल ट्रांजैक्शन के मल्टीपल टैक्सेस होते थे, मैंने कहा ना अलग अलग टैक्सेस होते थे। फिर स्टेट लेवल का वैट और सर्विस टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल का था, स्टेट ये वैट स्टेट का था, आपस में इंटीग्रेट ही नहीं थे, डबल टैक्सेशन की बातें होती थी। तो ये सारी लिमिटेशंस। फिर उसके बाद लिक्विड गैस वाले केस में नहीं मिलता। फिर अगर कोई गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई से बाहर है वहां पर डिलीवरी चलन की बात होती है नोटिफाइड। और फिर अगर मान लो सेमी नोक और नोक कंडीशन में जा रहा है, मतलब पार्ट्स में जा रहा है, तो पहले कंप्लीट इनवॉइस आप डिस्पैच से पहले इशू कर दोगे। देन फिर सप्लायर क्या करेगा, डिलीवरी चलान इशू करेगा हर मूवमेंट के अंदर। फिर कॉपी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिलीवरी चलान शैल बी अकम्पेनिड विद कंसाइनमेंट अलोंग विद ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट। जब लास्ट कंसाइनमेंट जाएगी उस टाइम पर इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी भी साथ में चली जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पे निकल के आ रहा है। तो आप ये मान के चलो कि पेपर में 15 नंबर तक की थ्योरी भी तुम्हारे पेपर के अंदर बननी है। मतलब मान के चलो 15 नंबर तक की थ्योरी तुम्हारे पेपर में बननी ही बननी है। वैसे इसमें तो 20 नंबर की बनी है, बट आप मानो कि 15 नंबर तक के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने ही है, जहां पर आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा, वहां पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब जाके मई 2025 का पेपर हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अब मैंने आपको एमटीपी करा दी, मई 25 का पेपर कर लिया, 8 मॉडल टेस्ट पेपर कर लिए, ठीक है ना। मई 25 की भी एमटीपी हमने कर ली, इस बार की आरटीपी भी हमने कर ली। ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है। अब कल हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है, कल हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है। ठीक है ना, कल हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है। कल हम अपना जीएसटी फाइनली पैक करेंगे। उसके बाद अगर फिर बाद में कभी टाइम मिला तो हम जीएसटी उठा लेंगे, बट एक तरह से कल हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है। ठीक है, कल हम जीएसटी खत्म करके फिर 2 और 3 तारीख कोई क्लास आपकी नहीं होगी। देन फिर 4 तारीख से हम इनकम टैक्स की स्टार्टिंग करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? डन? ठीक है जी। चलो, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल बताओ क्या करें, कल हम क्या करें बताओ, फटाफट से बताओ कल क्या करना है। और कल भी क्लास सुबह ही है जी, कल भी क्लास सुबह ही है, कल भी हम सुबह क्लास रखेंगे, कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी। कल बताओ क्या करना है, बोलो 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 फटाफट से बोलो। मॉड्यूल, चलो ठीक है जी, कल मॉड्यूल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच जी, गिफ्ट भिजवा देना मेरा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है ठीक है, कल हम मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। कल हम मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल के वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल सुबह क्लास होगी सेम टाइम पर, वही सुबह 9 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।